हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। बहुत सारे दोस्त होते हैं जो भी चाहे आपने जीएनएम करिए चाहे आपने बीएससी करिए, जैसे ही आप नर्सिंग करने के बाद निकलते हो तो आपके दिमाग में बस एक ही सवाल आता है कि मैं क्या करूँ आगे, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस आपके दिमाग में होते हैं। कोई आपको बोलता है आप ऐसे करो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो, कोई आपको बोलता है प्राइवेट की तैयारी कर लो, या कोई आपको ऐसे बोलता है कि आप ना किसी गल्फ़ कंट्री में चले जाओ, वहाँ पे बहुत पैसा है, अबू धाबी चले जाओ, दुबई में, या किसी भी कंट्री में, है ना। और फिर जो लास्ट पे ऑप्शन बचती है, मतलब जो बहुत कम लोग आपको बोलते हैं कि आप अब्रॉड चले जाओ, तो अब्रॉड के लिए कुछ कुछ चीज़ें होती है जो आप सबको पूरी करनी होती है, मतलब जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है वो आपको फुलफ़िल करनी होती है। तो आज की वीडियो में मेरे साथ है मेरी दोस्त प्रियंका। तो आज से 8 महीने पहले इनके भी दिमाग में यही था कि मैं क्या करूं, मतलब मैं अब्रॉड जाऊं, गवर्नमेंट की तैयारी करूं या किसकी तैयारी करूं। तो फिर फाइनली उन्होंने एक ही चूज़ करी है, वो है यूके। तो आज उन्हीं के साथ हम बात करते हैं, उनकी जर्नी कैसे रही, उनको क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई, मतलब उनको टोटल कितना टाइम लग गया ये सारे प्रोसेस में, है ना। तो A to Z आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा मैं। तो वीडियो के साथ शुरू से एंड तक जरूर बने रहना। तो चलो करते हैं बात। हाय मिस प्रियंका, वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले आप ना कुछ अपने बारे में थोड़ा सा बताओ एक बार ऑडियंस को, कि आप कौन हो, क्या करते हो। जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम प्रियंका है और मैंने फिरोजपुर अनिल बागी कॉलेज ऑफ नर्सिंग से मैंने अपनी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट की थी। उसके बाद में मैंने डीएमसीएच लुधियाना में 1.5 ईयर्स मैंने काम किया। हम्म। उसके बाद में जब मैं काम कर रही थी उस टाइम पे मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स थे कि अब मुझे लाइफ में सेटल होना है, तो मुझे अब क्या करना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं कि हम या तो हम प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हैं, या तो हम गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर कर सकते हैं, या हम्म। तो हम गल्फ कंट्री में भी अपना करियर प्रोसीड कर सकते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, हम अब्रॉड भी जा सकते हैं। जैसे कि आपको पता है यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कहीं भी। हम्म। तो फिर टाइम पे मैंने सोचा कि मैं जब बहुत सारे ऑप्शंस देख रही थी तब मैंने उस टाइम पे सोचा कि मुझे लाइक कहाँ पे जाना चाहिए। तो फिर जब मैंने बहुत सर्च किया उसके बाद मुझे सब पता चला कि जो यूके गवर्नमेंट है बहुत सारी कुछ ऑप्शंस और बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो नर्सेस को दे रही है। हम्म। तो टाइम पर मैंने सोचा कि मुझे यहाँ पे जाना चाहिए। तो उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, तो वो उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही सर काम करना पड़ता है। और मैंने उस प्रोसेस को स्टार्ट किया अपना। ठीक है। तो आपने जब फर्स्ट टाइम ये सोचा कि चलो मैं अब्रॉड के लिए तैयारी करती हूँ, तो सबसे पहला जो हर्डल, सबसे जिसको हम बोल सकते हैं बड़ा है, मतलब 60% लोग उसमें फंस जाते हैं, वो है OET या आइलेट्स, कोई भी लैंग्वेज टेस्ट, है ना। तो जब आपको, मतलब आपने स्टार्ट करना था, आपको किसी ने नहीं बोला कि यार OET तो बड़ी मुश्किल है, ये नहीं हो पाएगी, या फिर आइलेट्स बड़ी मुश्किल है, ये नहीं हो पाएगी। तो आपके दिमाग में ऐसा कुछ आया नहीं कि यार छोड़ो, सब बोल रहे हैं, हम भी रहने देते हैं। अरे नहीं नहीं सर, ऐसा तो स्टार्टिंग में हर एक कोई बोल रहा था कि भाई ओईटी बहुत टफ है, तुम आइल्स कर लो। बट सर मेरे लिए दोनों चीजें बिल्कुल नई थी, चाहे आइल्स हो चाहे ओईटी हो। मैंने दोनों में से पहले कुछ भी नहीं किया था। तो मैंने ओईटी को देखा और उसके बारे में मैंने कुछ सैंपल पेपर्स देखे, थोड़ा सर्च करा। तो मुझे पता चला कि ये एग्जाम है जो सिर्फ मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए ही बना है। तो इसलिए मैंने प्रोसीड किया। तो फिर जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो सर मुझे लाइक धीरे धीरे समझ में आने लगा, तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया फिर बाद में तो ये। OET की अगर बात करें तो ये कितनी डिफ़िकल्ट आपके लिए रही, मतलब आपको कितना टाइम लग गया। जैसे किसी को 3 महीने, किसी को 6, किसी को सालों लग जाते हैं, तो आपके लिए कैसा था, मतलब आपका फर्स्ट एग्ज़ाम क्लियर हो गया या आपको कितना मुश्किल लगा ये। सर मेरे लिए जर्नी थोड़ी सी मुश्किल रही है। क्यों? क्योंकि ओईटी का एक बहुत बड़ा हर्डल है जिसको माना जाता है रीडिंग। तो रीडिंग से टफ होती है। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे सारे मॉड्यूल्स क्लियर हो गए थे, बट रीडिंग में मैं 1 मार्क्स से रह गई थी। तो मैं उस टाइम पे डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं हुई। मैंने दोबारा से तैयारी स्टार्ट की, दोबारा से हार्ड वर्क किया। विद इन लाइक जो मेरे को नेक्स्ट डेट मिली मैंने उसी में एग्जाम दिया और अपना एग्जाम क्लियर किया सर। मतलब 15 दिन के बाद ही आपने दोबारा से टेस्ट दे दिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सिर्फ ओईटी करने में ही मुझे सर 4 to 4 मंथ्स लगे, आराम से 3 to 4 मंथ्स। सही है, मतलब ये चीज़ आपकी अच्छी लगी कि और आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने OET एक बार करी और फेल हो गया हो। और आप कई बार क्या करते हैं, मतलब आप नहीं, हम भी, हर कोई बंदा ये सोचता है कि चलो अभी ना मैं 2-3 महीने अच्छे से तैयारी करूँगा, फिर दोबारा से एग्ज़ाम दूंगा। जैसे कि हमारे साथ हमारा एक फ्रेंड है, प्रियंका को ऑलरेडी पता है उनका। तो
उसका भी ऐसा ही था कि उसने यही सोचा कि मैं 3-4 महीने रुक के अच्छे से तैयारी करूँगा। तो ये जो 3-4 महीने वाला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहता है ना, अगर आप 3 महीने 4 महीने रुक गए तो मैं लिख के दे देता हूँ, आप फिर से फेल हो जाओगे। तो इसीलिए 1 महीने से ज़्यादा कभी गैप नहीं डालना है आपको। अगर आप फेल भी होते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से आप तैयारी करो, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा गैप नहीं डालना। तो इसीलिए प्रियंका जो दोबारा से पास कर गई है, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि इसने तुरंत एग्ज़ाम जो है बुक कर लिया। तो प्रियंका, अभी उसके बाद ओईटी के बाद आपने सीबीटी की जो तैयारी करी, तो वो कैसा था एग्ज़ाम? मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट था? किस तरीके के क्वेश्चन, मतलब जो स्टूडेंट आगे करने वाले हैं, तो कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं? जहाँ आपने कितने टाइम में उसकी तैयारी करी? सर लाइक जेन्युइनली मैंने एग्जाम विद इन 15 डेज में क्लियर किया था। और जैसे कि हमारा ओईटी क्लियर होता है उसके बाद में हम अपना एनएमसी में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मेरी पीएनआरसी से थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन हुई विद इन 1 मंथ का टाइम लगा इसमें। एंड सर जब मुझे एनएमसी से मेल आया कि अब आप कॉम्पिटेंट हो अपना एग्जाम देने के सीबीटी का, और सर साथ ही के साथ ही मुझे पियर्सन व्यू का आईडी एंड पासवर्ड आ गया मेल में। तो फिर मैंने उसके बाद से ही 15 डेज में प्रेपरेशन स्टार्ट की और प्रेपरेशन की। 16th डे में मैंने अपना एग्जाम दिया और सर वो मेरा 1 शॉट में क्लियर हुआ था। तो जैसे पार्ट ए और पार्ट बी होता है, जो पार्ट ए होता है तो उसमें सर ज्यादातर न्यूमेरिकल्स, ड्रग कैलकुलेशंस, ये सब कुछ होता है जिसमें आपको 14 क्वेश्चंस करेक्ट करने होते हैं। एंड सर आपका होता है नेक्स्ट होता है पार्ट बी, जिसमें वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं और कुछ एनएम के कुछ उनके कुछ रूल्स हैं, कुछ कोड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछते हैं। सर ये करीबन 110 तक क्वेश्चन होते हैं और आपको उसमें मैक्सिमम 65-80% तक आपको क्लियर करना होता है, तो उसके बाद में जाके आप पास होते हैं। तो इसके बाद आपका इंटरव्यू हुआ होगा ना? इंटरव्यू तो हो गया ना आपका? सर भी हो चुका है मेरी लाइक इम्पीरियल एनएचएस ट्रस्ट में मैंने अप्लाई किया था और वहाँ पे सर मेरा इंटरव्यू हो चुका है और मेरी सिलेक्शन भी हो चुकी है और मेरा सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप भी आ चुका है, बट वेरी सून मैं जाने वाली हूँ। वाह, तो ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। तो अभी टोटल आपका मतलब शुरू से एंड तक का कितना, मतलब जिस दिन आपने ओईटी स्टार्ट करी वहाँ से लेके और जिस दिन आप चले जाओगे वहाँ तक कितना टाइम आपको लग गया टोटल? आप जनरली बात करो तो इतना टाइम कभी लगता नहीं है। जैसे कि आपको पता है 2024 जनवरी से यूके में टेम्परेरी बेसिस पर रिक्रूटमेंट्स बंद है, तो इसलिए मुझे 8 to 9 मंथ्स लगे। अदरवाइज ये 5 to 6 मंथ का प्रोसीजर होता है सर सारा हमारा ओईटी से लेके डिप्लॉयमेंट तक का। ओके, तो अगर पैसे की बात करें, जैसे कि आपने 2 बार ओईटी का एग्ज़ाम दिया, तो आपके टोटल कितने पैसे लग गए अभी तक? सर जो ओईटी एग्जाम की फीस होती है वो 587 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स होती है। अगर आप उसको कन्वर्ट करें तो वो 32,000 तक मतलब होता है। तो मेरा सर 2 बार मेरे को 32,500 रुपीज पे करने पड़े। मतलब 65,000 आपका यही लग गया। यस सर। ठीक है, और उसके बाद सीबीटी और आगे जो भी हुआ? सर मैंने सीबीटी की जो फीस होती है वो होती है 8,500 सर। और इंटरव्यू प्रिपरेशन और जो ये एजेंट फीस होती है ऐसा कुछ नहीं होता है। बाकी आपको पता ही है एजेंट फीस तो कुछ होती नहीं है, बट इंटरव्यू के लिए सर आपको भी पता है, आपने मेरी हेल्प की थी थोड़ी बहुत, तो इंटरव्यू तो सक्सेसफुली वो 1 शॉट में ही मेरा क्लियर हो गया था। चलो सही है। और एक चीज़ प्रियंका मुझे और बताओ, जो कि अभी रिसेंट में मतलब बहुत सारी वीडियोस हम देखते हैं यूट्यूब पे, तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं और ये सच भी है, जैसे आपने बोला कि यूके में अभी वैकेंसीज नहीं है, तो आपका मतलब कैसे हो गया? या फिर मतलब और जो स्टूडेंट है जिनके ऑलरेडी ओईटी क्लियर करके बैठे हैं, बहुत स्टूडेंट ऐसे जो वेट करते रहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मतलब वैकेंसी बिल्कुल नहीं है या फिर उनके लिए है जिनके एक्सपीरियंस है, या क्या है मतलब? यस सर, अभी वैकेंसीज हैं। अभी एनएचएस ने कोई ऐसा कोई मेल नहीं डाला, कोई उन्होंने ऑफिशियली कुछ नहीं डाला कहीं पर कि लाइक वैकेंसीज बंद हो चुकी हैं। आपको पता है अब्रॉड में नर्सिस की रिक्रूटमेंट्स लाइक और रिक्वायरमेंट हमेशा रहती ही रहती है, ठीक है। एंड सर सबसे बड़ा मेन रीजन यही रहा है कि वैकेंसीज तो है बहुत सारी, बट वो एक्सपीरियंस को दे रही हैं, क्योंकि अगर आपका 1 to 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो सर वो जरूर काउंट होता है और आपको प्रायोरिटी मिलती है उस चीज में।
एंड सर जो वैकेंसीज हैं ऑफिशियल साइट पर भी बहुत सारी होती हैं, जो आप अपने आप भी click कर सकते हैं, और आपको एजेंसीज के साथ टच में रहना चाहिए ताकि जब भी कोई वैकेंसीज आए और वो आपको बता सकें। तो सर अभी मतलब ये नहीं बोल रही कि पूरा स्टॉप हो चुका है, बट ये क्या टेम्परेरी बेसिस पर उन्होंने स्लो किया प्रोसेस। हाँ ठीक है, मतलब वही है, जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको तो पहले ही ले रहे हैं। तो आपको भी अगर यूके के लिए जाना है, तो अगर बाय चांस मान लो आप भी ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने ओईटी क्लियर कर रखी है, या फिर आप कर रहे हो, है ना, तो आप अपना करते रहो प्रोसेस, मतलब ओईटी करो, और साथ साथ में आप अपना हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस लो। जैसे ही आपका होता है, जैसे मतलब वैकेंसी स्टार्ट होती है, आप उसी टाइम अपना ट्राई करो, जा सकते हो। मतलब घर पे बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है, अपना आप हॉस्पिटल में कंटिन्यू करो। तो प्रियंका, एक लास्ट एडवाइस आप कुछ देना चाहते हो स्टूडेंट्स को जो अभी कॉलेज में है, जहाँ कोई जीएनएम बीएससी कर रहा है ना, या फिर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो हॉस्पिटल में काम कर रहा है प्राइवेट सेक्टर में, और वो सोचता है कि मैं कहाँ पे जाऊँ, तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहते हो? यस सर, बिल्कुल। अगर किसी को भी इस चीज में एडवाइस देनी हो तो मैं उनको बोलूंगी कि या तो उनको गवर्नमेंट फील्ड में जाना चाहिए, या तो उनको और जाना चाहिए। अगर वो गवर्नमेंट फील्ड में जाते हैं तो सर आपको पता है इंडिया में एक तो वैकेंसीज कम है और हमारे पास नंबर ऑफ नर्सेज बहुत ज्यादा है, और ये एक रीजन है कि यहाँ पे क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इतनी सैलरी नहीं मिल पाती जितना हम डिजर्व करते हैं। और सर एक और चीज की यहाँ पे एक रिस्पेक्टफुल जॉब, हमें नर्सिस को एक रिस्पेक्टफुल जॉब नहीं माना जाता है इंडिया में, एक मेन बहुत सालों से। तो सर इसलिए भी मैं बोलूंगी कि उनको अब्रॉड में ट्राई करना चाहिए, जैसा कि एक कंट्री उनके अलग अलग फैसिलिटी, बहुत सारे वो बेनिफिट्स है जो दे रही है, उनको उसका फायदा उठाना चाहिए और अपने कर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल प्रियंका, ये तो बहुत सही बात आपने बोली कि इंडिया में नर्सेस का इतना है नहीं, लेकिन मतलब आप जितने पैसे लगा के हम नर्सिंग करते हैं, चाहे कोई भी बंदा है, मतलब कम से कम मुझे लगता है 5 से 6 लाख तो आराम से सबका ही लग जाता है। और जैसे ही आप निकलते हो, और इंडिया के अंदर जैसे दिल्ली में सबसे ज़्यादा सैलरी, और दिल्ली के अंदर आपको ये बोला जाता है कि हम आपको 12-15 हज़ार देंगे, और इवन अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो वो आपको लेते ही नहीं है ना। तो यहाँ पे आके हमारा दिल टूट जाता है। और दिल्ली से बाहर, जैसे मैं पंजाब से आया था, मैंने आपको पहले बताया 5,500 रुपये सैलरी थी मेरी। तो मतलब इतनी कम सैलरी जब मैंने देखा कि इतने पैसे लगाने के बाद इतनी सैलरी मिलती है, तो मेरा मन कर रहा था कि नाक डूब के। तो वही सीन होता है कि हर बंदा बहुत पछताता है कि यार मैंने क्यों करी नर्सिंग। लेकिन ठीक है, अगर आप अब्रॉड चले जाते हो, आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है, इवन आपको सैलरी भी बहुत ज़्यादा मिलती है। आप नाइट्स करते हो, आपको नाइट में वो सारी चीज़ें इवन एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर आप जाग रहे हो तो अपनी आप स्लीप को ख़राब कर रहे हो ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई किसी के लिए नहीं है। आप वही है कि गधा मजदूरी जितनी मर्जी करते रहो। लेकिन ठीक है, इंडिया का थोड़ा सा ऐसे ही है, तो इसीलिए मैं भी आपको यही बोलता हूँ कि जा तो आप गवर्नमेंट में नॉर्सेट का एग्ज़ाम क्लियर करो, वो नहीं कर सकते हो तो आप किसी अब्रॉड में बड़ी कंट्री में चले जाओ। फिर भी अगर आपको इंग्लिश का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो गल्फ़ कंट्री के भी ऑप्शंस हमारे पास बहुत सारे हैं। मतलब आप दुबई भी जा सकते हो, जहाँ पे इंग्लिश की ज़रूरत भी नहीं है ना। मतलब थोड़ा बहुत तो खैर पता होना ही चाहिए, लेकिन ऐसी कंट्री में जा सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपको बाहर की कंट्री चूज़ करनी चाहिए। इंडिया में रहना है तो गवर्नमेंट को चूज़ करो, प्राइवेट को नहीं। तो थैंक यू प्रियंका, आपने मुझे इतना टाइम दिया। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपने बताई। मे बी आपकी ये वीडियो देख के कुछ स्टूडेंट होंगे जिनके मन में हो, तो वो भी अपना ट्राई करते रहेंगे। और जैसे कि प्रियंका की बैकग्राउंड देख के आपको पता चल रहा होगा, ये भी अभी इंस्टीट्यूट में मतलब ओईटी वगैरह करवाते हैं। ओईटी, आईलेट्स सबकी ट्रेनिंग देते हैं इंग्लिश एग्ज़ाम की। तो इन्होंने सेपरेट अपना भी ये मतलब स्टूडेंट को करवाते हैं। तो अगर आप बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में गए हो ओईटी के लिए, आपने पूछा है, बहुत मतलब कोई 25,000, कोई 35, कोई 45, मतलब अलग अलग हर किसी का सीन होता है, पैसे लेते हैं। तो अगर आपको लगता है आप इतने पैसे नहीं दे सकते हो, आप इतने पैसे नहीं आपके पास है, फिर भी आप ये करना चाहते हो, तो आप प्रियंका जो है वो अपना मतलब अलग से ऑलरेडी चलाती है, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती है। अभी भी इसके पास मतलब बैच में 8-10 स्टूडेंट हैं जिनका के रिज़ल्ट भी अच्छा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये पढ़ाती है, आपको अच्छे से टाइम भी देगी, हर चीज़ आपको मिलेगी। बाकी अगर आपको ओईटी की प्रिपरेशन के लिए पूछना है या आपको करनी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अदरवाइज़ आप अपने से भी तैयारी कर सकते हो, जैसे कि प्रियंका ने करी थी। इसने कहीं से भी तैयारी नहीं करी, ये बस अपना 1 महीना ही या आधा महीना, मुझे लगता है इसने 15 दिन यूट्यूब से वीडियोस देखी, उसके बाद अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करी।
तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है तो आप अपने से तैयारी कर सकते हो। अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे आप लगा के करना चाहते हो तो फिर आप प्रियंका के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। इसका जो नंबर है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, जिसको भी मतलब चाहिए होगा वो नीचे कमेंट कर सकता है, तो मैं आपका कांटेक्ट उसके साथ करवा दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। कोई और सजेशन आपको चाहिए या कुछ और आपको पूछना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।